नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पदभार ग्रहण किया है। पूजा पाठ के बाद अध्यक्ष की सीट पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सीट पर बैठने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान दिया गया उनकी तरफ से। जनता के बीच रहना रहेगी मेरी प्राथमिकता, मदन कौशिक ये कहते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि 2022 में 2017 से भी ज्यादा सीटों के साथ चुनाव जीतेंगे। आज हरिद्वार में गंगा स्नान भी करने जाऊंगा, ये भी मदन कौशिक ने कहा। सबसे पहले चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ का दौरा करूंगा। 22 मार्च से 24 मार्च तक होगा पहला दौरा, ये मदन कौशिक की तरफ से तमाम जानकारी दी गई। 30 अप्रैल तक सभी जिलों का दौरा पूरा कर दूंगा, ये मदन कौशिक कहते हुए नजर आए। आज ही विधि पूर्वक उन्होंने मुख्यालय में पूजन भी किया, पूजा पाठ किया। उसके बाद पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब उनके दौरे की शुरुआत हो जाएगी, कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, ये मदन कौशिक कहते हुए नजर आए। 22 मार्च से 24 मार्च तक पहला दौरा उनका शुरू होगा, ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई। साथ ही कहा कि 30 अप्रैल तक सभी जिलों का दौरा करूंगा, यानी कि 30 अप्रैल तक सभी जिलों का दौरा पूरा कर दूंगा। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आज संगठन की कमान संभाल ली है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज से संगठन की कमान आपके पास रहेगी, किस तरह से देखते हैं, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता मेरा बूथ पर बैठे हुए जो लाखों के कार्यकर्ता हैं उन सबको पूरी तरीके से एक्टिव करना, बूथ तक मतदान कैसे किया जाता है उस सबको तैयार करना, सरकार के द्वारा किए गए जनहित के कामों को जनता तक पहुंचाना और साथ साथ सभी संगठन में ऐसे कार्यकर्ता जो कार्यकर्ताओं को अभी किसी भी रूप में काम नहीं मिला उनको काम देना। तो मैं इस प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ रहा हूं। फिलहाल मैंने कार्यक्रम शुरू किए हैं। अगले 3 दिन का कार्यक्रम मैंने 3 जिलों का बनाया है और साथ साथ मैं समझता हूं कि होली के पर्व के बाद हम वृहत रूप से फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने कहा है कि 22 में 17 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी को जीत दिलाएंगे। उससे पहले उपचुनाव भी है, सल्ट का है और लोकसभा का भी है। किस तरह से देखते हैं? चुनौतियां तो आपके सामने रहेंगी। चुनौती स्वीकार करना ही अच्छे कार्यकर्ता का दायित्व होता है और मैं उस चुनौती को स्वीकार करके ही यहाँ इस स्थान पर बैठा हूँ। वरना मेरे सामने अनेक विकल्प थे, लेकिन मैंने वही विकल्प चुना जिसमें चुनौती थी। सर, आखिरी सवाल है मेरा। पिछली सरकार के जो फैसले थे देवस्थानम बोर्ड को लेकर, कमिश्नरी को लेकर और आज जो भर्तियां थी वो भी उस पर भी जो है फैसला बदला गया है। किस तरह से देखते हैं? कई नाराज़गी सामने आई, क्या कहेंगे इस पूरे उस पर आप? सरकार में बैठकर जनहित के अनेक ऐसे काम होते हैं जो जनता की आवाज़ के आधार पर, जन अपेक्षाओं पर जिनको समय समय पर करना होता है और फिर जन भावना के अनुरूप उनमें परिवर्तन भी संभव होते हैं। हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, जिन्होंने आज कार्यभार संभाल लिया है और अब उनके दौरे भी शुरू हो जाएंगे। वो सबसे पहले पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत का दौरा करेंगे और 30 अप्रैल तक वो प्रदेश के सभी जिलों में दौरा पूरा कर लेंगे। अपने कैमरा सहयोगी विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं चंद्रमोहन, हिंदी खबर, देहरादून। और चलिए बातचीत के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का, जो कि हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। चंद्रमोहन, मदन कौशिक ने विधि पूर्वक पदभार तो ग्रहण कर लिया, ये उनकी तरफ से कहा गया है कि आज हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए वो जाएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम उनके बताए जा रहे हैं? कब तक हरिद्वार पहुंचेंगे, वहां पर गंगा स्नान करेंगे वो? जी बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आज सीट संभाल ली है। आज पूजा अर्चना के बाद, हवन के बाद उन्होंने अपनी जो सीट है अध्यक्ष की पार्टी मुख्यालय में वो संभाल ली है और अब वो लगातार संगठन का जो कामकाज है उसमें जुट जाएंगे। फिलहाल जो अभी कार्यक्रम हुआ था पार्टी मुख्यालय में उसको संपन्न करने के बाद वो हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार उनका जो विधानसभा क्षेत्र भी है और वहाँ पे वो गंगा स्नान भी आज करेंगे और माँ गंगा से वो आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद अपना जो संगठन का कामकाज है उस पर वो पूरी तरह से फोकस रहेंगे। उन्होंने अपने जो आगामी कार्यक्रम है उनकी भी जानकारी दी है आज।
22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक वो 3 जिलों का दौरा करेंगे। एक एक दिन सभी जिलों में तीनों जिलों में रुकेंगे। वो सबसे पहले चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इन तीनों जिलों का वो दौरा 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक करेंगे। और प्रदेश भर में अपना जो दौरा है, प्रदेश की सभी 13 जिलों में, प्रदेश के सारे जो 13 जिले हैं उनमें वो 30 अप्रैल तक पूरा जो दौरा है प्रदेश भर का वो कंप्लीट कर लेंगे। सभी 13 जिलों में वो 30 अप्रैल तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी बताई है। बतौर अध्यक्ष उनका कहना है कि वो सभी के समायोजन से सभी को समायोजित करते हुए आगे बढ़ेंगे, संगठन के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। उनके सामने चुनौती जरूर है क्योंकि लोकसभा का चुनाव, उपचुनाव होना है। अब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो कहीं विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे और जो सीट खाली होगी उनकी पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट, उस पर उपचुनाव होगा। और इसके अलावा जो सल्ट विधानसभा है जहां से सुरेंद्र सिंह जीना विधायक थे, उनकी आकस्मिक निधन के बाद वो सीट भी खाली हो गई है, तो वो उस सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो ये भी एक चुनौती है और उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनौती को देखते हुए ही उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। उन्होंने हमेशा पार्टी के लिए जिम्मेदारी निभाई है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, या कोई भी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है उन्होंने चुनौती स्वीकार की है और उस पर पूरी ईमानदारी से काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर अपना जो अपनी कार्यप्रणाली है उसकी तरफ भी इशारा किया कि पूरे जिन कार्यकर्ताओं के पास अभी कोई पद नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको भी वो अपने साथ समायोजित करेंगे और संगठन का जो कामकाज है वो उनको भी बराबर जिम्मेदारी देंगे ताकि सभी कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो क्षमता रखते हैं पार्टी को आगे बढ़ाने में, उनको वो जिम्मेदारी देंगे। इस तरह की बात उन्होंने खुद कही है। और साथ ही 2017 का जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, मदन कौशिक का कहना है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और अपनी पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा से प्रदेश में बनवाएंगे। तो ये आज मदन कौशिक ने सीट पर 2017 का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ पाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। ठीक है, फिलहाल बने रहिए चंद्रमोहन हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में मंत्रियों के महकमों पर मंथन जारी है। शपथ ग्रहण के 4 दिन बाद भी अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हाईकमान की मंजूरी न मिलने की वजह से विलंब बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत विभागों के आवंटन फाइनल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हाईकमान की तरफ से मंथन लगातार जारी है। विलंब वहां से हो रहा है। विभागों का आवंटन आज होना लगभग तय माना जा रहा है। कैबिनेट रैंक के नए मंत्रियों को भारी भरकम विभाग संभव बताए जा रहे हैं। मंत्रियों से भी पूछी गई है उनकी चॉइस कि कौन सा विभाग वो पसंद करेंगे, कौन सा विभाग उनको दिया जाना चाहिए। यानी कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चाहते हैं कि सैनिक कल्याण विभाग उनको दिया जाए, क्योंकि पूर्व सैनिक है गणेश जोशी, और सीएम तीरथ सिंह रावत अपने पास महत्वपूर्ण विभाग रखेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। सीएम अपने पास रख सकते हैं पीडब्ल्यूडी, वित्त और आबकारी विभाग, ये फिलहाल जानकारी मिल पा रही है। तो अभी भी क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, मंत्री शपथ ले चुके हैं, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। ये संभावना जताई जा रही है कि आज विभागों का बंटवारा हो सकता है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत की तरफ से जो लिस्ट है वो फाइनल कर दी गई, लेकिन अभी जो विलंब हो रहा है सूत्रों के मुताबिक वो हाईकमान की तरफ से फाइनल नहीं हो पा रहा है। हाईकमान की तरफ से विलंब हो रहा है, इसीलिए विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन संभावना आज की जताई जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मीटिंग भी कर चुके हैं, उनसे चॉइस भी पूछ चुके हैं और गणेश जोशी से भी बात की और सारे मंत्रियों से बात की गई है। लेकिन जो फिलहाल सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है, चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चंद्रमोहन, क्योंकि मंत्रिमंडल अब शपथ ले चुका है, विलंब कहां हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 4 दिन बीत गए हैं मंत्रियों को शपथ लिए हुए, लेकिन अब तक जो विभागों का बंटवारा है वो नहीं हो पाया है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि बीजेपी हाईकमान अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, पहले मुख्यमंत्री बदले गए, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी को चुनाव में भारी पड़ सकता है, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन राज्य के लिए भी ठीक नहीं है और किसी के लिए भी ठीक नहीं है। उससे नुकसान ही नुकसान है पार्टी को भी
और राज्य को भी। तो अब कहीं ना कहीं जो एक साल बचा है उसमें पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती, कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना चाहती कि विपक्ष 2022 में उसको मुद्दा बनाए और कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। तो पूरी जो मंथन है वो किया जा रहा है, सभी से राय ली गई है कि कौन सा विभाग आपको चाहिए। लोगों ने अपनी पसंद बताई, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, 8 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सभी ने अपनी राय जो है, अपनी जो पेशकश है, अपनी जो उनकी इच्छा है जिस विभाग में, वो पूछी गई है और वो उन्होंने बताई है। अब देखना ये है कि पार्टी हाईकमान किस तरह से फैसला लेती है। फिलहाल जो खबर सामने आई है वो ये है कि जो लिस्ट है विभागों की वो लगभग फाइनल हो चुकी है। कुछ मंथन, कुछ नाम अभी जो विभाग है, 1-2 विभागों को किस तरह किसको देना है, इस पर अभी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन लगभग सूची फाइनल हो चुकी है और किसी भी समय ये सूची जारी हो सकती है। आज या कल में ये सूची जारी हो सकती है। हालांकि संभावना रोज जताई जा रही है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा, आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन अब 4 दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। तो इससे यही संदेश मिलता है कि पार्टी हाईकमान अब कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहती जिससे कोई मंत्री नाराज हो, कोई विधायक नाराज हो, या खुद सीएम तीरथ सिंह रावत के मन में कोई बात रहे, या प्रदेश अध्यक्ष। तो इस तरह की कोई स्थिति अब देखने को, यानी कि विभागों के बंटवारे को लेकर बीजेपी फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। कोई भी गलती ना हो जाए जिसका खामियाजा उन्हें 2022 में भुगतना पड़ जाएगा। चलिए ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिए हमारे साथ आप। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन जारी है। कोरोना के बढ़ते केस पर खफा हुए हैं पूर्व सीएम, ये जानकारी मिल पा रही है। कहा कि हमने सोच समझकर गाइडलाइन बनाई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा गया। और उत्तराखंड में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और देश भर से श्रद्धालु देवभूमि में पहुंच रहे हैं। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की राय अलग अलग होती हुई दिखाई दे रही है। नए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में आ रहे लोगों पर किसी तरह की पाबंदी न होने की बात कही है, तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती बरतने की अपील की है। दोनों के काम करने में बेहद अंतर, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री जो कि नव नियुक्त मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने आते ही कई फैसलों को पलट दिया कि कोरोना की रिपोर्ट लाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं रहेगा, अनिवार्य नहीं रहेगा। बिना कोरोना रिपोर्ट के भी कोई भी बिना किसी रोक टोक के आ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो उनके शासनकाल में, उनके समय में यह आदेश दिया गया था कि बिना कोरोना रिपोर्ट के कोई नहीं आ सकता। 3 राज्यों में देखिए मैंने मुख्यमंत्री जी का पूरा वक्तव्य पढ़ा है। हमने भी यही कहा था कि कुंभ दिव्य भव्य होगा और कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। अगर आपने उसको पूरा सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा है कि कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस है उसी के अनुसार ये कुंभ होगा। किसी भी बिल्कुल जोखिम है। जैसी स्थिति बन रही है जो आज तमाम समाचार पत्रों में मैंने देखा है, तो निश्चित रूप से स्थिति चिंताजनक हो रही है। तमाम जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने भी उस पर, आज मैं पढ़ रहा था उनके वक्तव्य, उन्होंने उस पर चिंता जाहिर की। चलिए बातचीत के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। चंद्रमोहन, ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी तो कुछ ही फैसले बदले गए हैं। आगे जाके जब और फैसले बदले जाएंगे तो इस तरीके की तल्खी देखने को मिल सकती है और भी आगे। जी बिल्कुल, देखिए कुंभ की गाइडलाइन को लेकर दोनों मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की जो राय है वो बिल्कुल अलग अलग है। पूर्व मुख्यमंत्री कल हरिद्वार गए थे और वहां पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था कि आपके जो फैसले थे, कुंभ की गाइडलाइन जो थी आपकी, उस पर मौजूदा मुख्यमंत्री ने फैसला ले लिया है, उसको बदल दिया है, अब सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कोविड-19 की रिपोर्ट 72 घंटे की पहले की जो रिपोर्ट की शर्त आपने रखी थी उसको बदल दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि हमने भी, हमारी सरकार भी यही चाहती थी कि जो कुंभ का आयोजन हो वो भव्य और दिव्य हो, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां अब कोरोना को लेकर बदल रही हैं, पहले केवल 3 राज्यों में स्थिति बदली, लेकिन अब उन राज्यों की संख्या 7 हो गई है जहां एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत संवेदनशील मामला ये बन जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कल हरिद्वार में ये कहा गया, और जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री की बात अगर हम करते हैं तो उन्होंने भी कुंभ को लेकर अपनी स्पष्ट बात रखी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि लाखों लोग अगर कुंभ में आएंगे तो उनकी कोविड रिपोर्ट कैसे चेक की जा सकती है, ये संभव नहीं है। 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है
इसका लोग इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे में लोगों को कुंभ में शामिल होने से नहीं रोका जाना चाहिए, ये उचित कतई नहीं है। इस तरह की बात मौजूदा मुख्यमंत्री ने कही है। और साथ ही ये भी कहा है उन्होंने कि गाइडलाइन केवल इतनी रहेगी कि मास्क, सैनिटाइज़र का उपयोग किया जाए, प्रॉपर उसका उपयोग किया जाए, बस यही गाइडलाइन कुंभ के लिए रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब पहला शाही स्नान था महाशिवरात्रि पर्व पर, उस दौरान उससे एक दिन पहले जो संदेश जारी किया गया था मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा, तो उससे जो संख्या है वो एकाएक बढ़ गई। 32 लाख लोगों ने पहले शाही स्नान में जो है गंगा स्नान किया। तो उसका भी उस पर भी उन्होंने कहा कि ये इसीलिए संभव हो पाया है, लोग इसीलिए वहाँ पहुँचे क्योंकि जो उनके द्वारा संदेश पहुंचाया गया था लोगों तक, आम जनता तक, उससे कहीं ना कहीं लोगों को ये अब आश हुई है कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, सख्ताई नहीं बरती जाएगी, उनसे कोविड रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी और आराम से वो गंगा स्नान करेंगे। तो मौजूदा मुख्यमंत्री का ये कहना था, उनका वक्तव्य था कि ये भीड़ इसीलिए जुटी है। लेकिन जिस तरीके से जो राज्य है 7 उनमें कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बात खड़ी होती है। लेकिन सख्ताइयाँ ज़्यादा हो गई थी त्रिवेंद्र सरकार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। साधु संत जिसके लिए ये महाकुंभ का आयोजन होता है, वो खुद खुले तौर पर तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे थे। अब पूर्व मुख्यमंत्री चाहे कितना भी कवर अप करते रहे, सावधानी जरूर बरती जानी चाहिए कोरोना को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुंभ की जो भव्यता है, कुंभ की जो दिव्यता है, वो भी बरकरार रहनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उनके पास पूरा तंत्र है, सरकारी तंत्र है, मैन पावर है, दूसरे राज्यों से पुलिस आती है, और भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो यूपी सरकार मदद करती है। यूपी में भी अब योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी चाहेंगे कि कुंभ का, हरिद्वार में जो महाकुंभ है उसका आयोजन दिव्यता भव्यता के साथ हो। तो सरकारी तंत्र को ये देखना है कि वो किस तरह से स्थिति को मैनेज करे। अगर लोगों को कम से कम जो है वहाँ पे दिक्कतें हों, इस तरह के प्रयास लगातार तीरथ सिंह रावत कर रहे हैं। कई बार वो बैठ के मुख्यमंत्री बनने के बाद शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कुंभ को लेकर कर चुके हैं, और तमाम जो दिशा निर्देश हैं, जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, फिर चाहे वो पर्याप्त बसों का मामला हो, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला हो, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं कुंभ के दौरान लोगों को मिलनी चाहिए, उनको लेकर तमाम जो शासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। और वो खुद 2 बार हरिद्वार जा चुके हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। पहला जब शाही स्नान था महाशिवरात्रि पर्व पर, वो हरिद्वार गए, और एक बार दोबारा वो हरिद्वार गए। तो फोकस उनका है। अब देखने वाली बात है, दोनों मुख्यमंत्रियों की बात आपस में मिल नहीं रही है। और केवल कुंभ ही नहीं, देवस्थानम बोर्ड, जिसका पंडा पुरोहितों ने, तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया था, बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे, उस पर भी जो तीर्थ सरकार है वो पुनर्विचार करेगी। ये बयान खुद तीरथ सिंह रावत ने दिया है। और साथ ही कमिश्नरी का जो बजट सत्र के दौरान ऐलान किया था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में, तो उस पर भी हो सकता है कि अब फैसला तीरथ सिंह रावत अभी तो कुछ ही फैसले चंद्रमोहन बदले गए हैं, तब ये बयानबाजी हो रही है, अब ये रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। लेकिन आगे कैसे और कितने रिएक्शन आते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में शुरू हुई उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की भर्ती के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। ये भर्ती गड़बड़ी के आरोपों के चलते अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बाल मयंक मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए राज्य सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी और सुरक्षा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 412 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में इंटरव्यू और शारीरिक परीक्षा संपन्न हुई थी, लेकिन सरकार में राज्य मंत्री यतीश्वरानंद और विधायक सुरेश राठौर द्वारा भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और लेनदेन के आरोप लगाए गए थे और सीएम तीरथ बराबर से शिकायत की थी, और इसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री से इस बाबत शिकायत की गई और मुख्यमंत्री ने इसमें जांच के आदेश भी दे दिए हैं।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे के कार्यकर्ता को तोड़कर अपनी पार्टी में जोड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन काशीपुर में कांग्रेस पार्टी आईसीयू में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज माने जाने वाले नेता कार्यकर्ताओं कांग्रेस को अलविदा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीते दिनों मुस्लिमों के बड़े लीडर माने जाने वाले यूनुस चौधरी ने कांग्रेस से नाराज होकर कांग्रेस को अलविदा बोल दिया, तो अब नगर पालिका काशीपुर के पूर्व सभासद और कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रईस परवाना ने समर्थकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया और आम आदमी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। क्या दृष्टि रखती है आम आदमी पार्टी में इस काशीपुर की किस भलाई के बारे में उन्होंने सोची, इस बारे में अपना वक्तव्य रखें। दीपक बुजुर्ग जो सामने बैठे हैं। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के भव्य स्वागत के लिए बीजेपी की ओर से निकाली गई बाइक रैली को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तंज कसा है। उनका कहना है कि जब कांग्रेस इस तरह के कार्यक्रम करती है तो बीजेपी कांग्रेस के कार्यक्रम को प्रभावित करती है, जबकि यही कार्यक्रम जब बीजेपी करती है तो उनके लिए सभी रूट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइन बीजेपी के लिए नहीं है, ये गाइडलाइन सिर्फ कांग्रेस के लिए है और इसी के तहत कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जबकि भाजपा पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। मैं तो बोल देता हूँ छोटे मेरे से क्या रिक्वेस्ट नहीं आपके कहने पर तब गए थे सर हम दोनों नाम को ये बोला कि नहीं जैसा ऊपर से हम फिर आगे मैं तो बोल देता हूँ छोटे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर डीसी पसबोला ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर नो प्रूफ के प्रांतीय पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर उन्हें उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर बुके देकर बधाई दी और साथ ही पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में ज्ञापन भी दिया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। उत्तराखंड की राज्यपाल का आगरा दौरा आज बताया जा रहा है। आज आगरा आएंगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करेंगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। 31 निर्धन कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में उनको शामिल होना है। माथुर वैश्य सेवा समिति ये आयोजन करा रही है, जिसमें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शामिल होंगी। शमशाबाद के एपी इंटर कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 31 निर्धन लड़कियों का विवाह समारोह संपन्न किया जाएगा। सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शामिल होंगी, इसलिए उनका आगरा का दौरा बताया जा रहा है। तो कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शामिल होंगी। माथुर वैश्य सेवा समिति इस कार्यक्रम का आयोजन करा रही है। इस कार्यक्रम में 31 निर्धन लड़कियों का विवाह संपन्न कराया जाएगा और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शामिल होंगी। आगरा का उनका दौरा बताया जा रहा है। तो एपी इंटर कॉलेज में शमशाबाद के एपी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर राज्यपाल का आगमन होगा। तो उत्तराखंड की राज्यपाल का आगरा दौरा आज रहेगा, ये जानकारी फिलहाल मिल पा रही है और राज्यपाल कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो विवाह कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर 31 निर्धन लड़कियों का विवाह संपन्न होगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र राणा और सामाजिक कार्यकर्ता विजय बुटोला ने मसूरी के मलिंगार ग्राउंड में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया, जिसमें करीब 170 रोगियों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। इस मौके पर मरीजों को निशुल्क दवा और चश्मे उपलब्ध कराए गए। डॉक्टर विवेक नेगी ने बताया कि मसूरी में आयोजित निशुल्क शिविर से नाक, कान, गले के साथ आंखों के कई मरीज आए। उन्होंने आगे कहा कि शिविर के दौरान मोतियाबिंद के मरीज मिले, जिनका ऑपरेशन देहरादून किया जाएगा। वहीं जौनपुर विकासखंड के हत्यूड़ में जल्द निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। पौड़ी एसएसपी पी रेणुका देवी जिले के तमाम क्षेत्रों में बाल शिक्षा वृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने की यानी कि भिक्षा वृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने जा रही हैं। भिक्षा वृत्ति में लगे नाबालिग बच्चों को पुलिस अब स्कूल में एडमिशन करवाएगी
और साथ ही इससे पहले उनके माता पिता की काउंसलिंग भी पुलिस करवाएगी, जिससे कि भिक्षा मांग रहे बच्चों को एडमिशन करवाने में पुलिस को सुविधा हो सके। एसएसपी पी रेणुका देवी का कहना है कि भिक्षावृत्ति अधिनियम में अगर बच्चों को पकड़ा जाता है तो उनको रखने की अलग से सुविधा न होने के कारण इसमें पुलिस को दिक्कतें आती हैं, इसीलिए इसका अलग से समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं एसएसपी ने बताया कि अक्सर देखने को मिलता है कि नाबालिग बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं और इस तरह से बच्चों के माता पिता से मिलकर उन्हें स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।